हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल प्री जूरस में स्वागत है। आप लोग जानते हैं ये वो चैनल है जिसमें हम लोग लॉ के डोमेन में अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रंजीता मुखर्जी और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अलग अलग टॉपिक्स पे बात करती हूँ। आप अगर मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये स्लाइड आप ही के लिए है। यहाँ पे मेरा डिटेल्स लिखा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब है कि कौन सा प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफरेबल होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी मस्ट बी अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। सो द जनरल रूल इज दैट द all the properties are transferable, but there are certain kinds of property which cannot be transferred, which is not allowed under any law to be transferred। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है, ये जनरल रूल है कि हम हर प्रॉपर्टी, जो भी तरह का प्रॉपर्टी हो, उसका उसका हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिनको लॉ के द्वारा बार किया गया है, उसका हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एक जनरल रूल है, हर प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होगा, लेकिन उसकी जो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है वो एक एक्सेप्शन होगा। तो एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड में बी ट्रांसफर, ये प्रोविज़न जो है कि ये जो एक्सेप्शन की जब बात हम कर रहे हैं कि हर प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है या नहीं, इसके बारे में इसकी सारी प्रोविज़न वी विल गेट इन सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो सेक्शन 6 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोगों को इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है कि किस तरह के प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 6 जो है वो हम लोगों को बेसिकली बताता है किस तरह के प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कौन से प्रॉपर्टी का हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में सेक्शन 6 में तो बताया ही गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे अदर भी लॉज हैं जिसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ का वर्णन किया गया है, या जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ भी अगर ये प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे भी अगर ये कह दिया जाए कि इस तरह की प्रॉपर्टी का आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी हम नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द टीपी एक्ट ही मानेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। जैसे हिंदू लॉज, हम लोगों को पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अलावा कुछ ऐसे लॉ है जहाँ पे प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात किया जाता है। जैसे पर्सनल लॉ हो गया, हिंदू लॉ हुआ, मुस्लिम लॉ हुआ, या सीपीसी हो गया, सिविल प्रोसीड्योर कोड, वहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं कुछ तरह के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। तो से फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदू लॉ लेते हैं तो कोपर्सिनरी प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं तो वो ऐसा प्रॉपर्टी माना जाता है हिंदू लॉ में जो कि हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसी तरह मुस्लिम्स में वक्फ को या मुतावली के ऑफिस को, ऑफिस ऑफ मुतावली को हम ट्रांसफरेबल नहीं मानते हैं। अब सीपीसी में आइए, सेक्शन 60 ऑफ द सीपीसी, उसमें अगर आप जाएंगे तो कुछ ऐसे चीज़ों का बात किया गया है। यहाँ पे जो दो डायरेक्ट ट्रांसफरेबिलिटी का बात नहीं किया गया है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी अटैचमेंट का बात किया गया है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लिस्ट दिया गया है जिसको गवर्नमेंट चाह के भी अटैच नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ लैंड लॉज में चले जाए हैं, कुछ लोकल लॉज में चले जाते हैं, तो कुछ ऐसे टेनेंसीज हैं, कुछ ऐसे लैंड्स हैं, जैसे अगर आप कुछ ऐसे जगह पे लैंड लॉज के अंदर में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो ट्राइबल लैंड के रूप में डिफाइंड है और वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में रखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ
प्रॉपर्टी एक्ट में अगर हम नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी का बात करें तो हमें पता है ये सेक्शन 6 में बताया गया है। तो सेक्शन 6 को अगर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ पे 10 तरह के ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं या ऐसे इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम लोग अभी करेंगे क्लॉजेज ए से लेके आई तक, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग कुछ पार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 में क्लॉज 1 जो है, क्लॉज ए जो है, वो स्पेस सेक्शनीज की बात करता है। अब ये स्पेस सेक्शनीज क्या है? ये हमारा पहला ऐसा ग्राउंड है जिस तरह के इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये स्पेस सेक्शनीज अगर हम सिर्फ वर्ड को लेते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन, यानी आपको पाने की, सक्सेड करने की, किसी और की सक्सेशन, हमें पता है कि किसी के ना रहने पे उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उसको हम लोग सक्सेशन, हम एक लेमैन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, एक नॉर्मल कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में बता रहे हैं कि ये सक्सेशन मतलब जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके जाने के बाद, उसके नहीं रहने के बाद वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, उसका हक हमें मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन का मतलब है कि आपके पास संभावना है, आपके पास चांस है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिलेगा, या तो इनहेरिटेंस के थ्रू मिलेगा या विल के थ्रू मिलेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी में हमको मिलने वाला है, अभी तक हमें मिला नहीं है, तो मिलने वाला है तो ये तो प्रेजेंट प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो एक पॉसिबिलिटी है, होने की संभावना है कि एक कभी एक फ्यूचर में जाके हमें कोई सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हमें मिलेगा। तो ये इसको हम लोग स्पेस सेक्शनीज कहेंगे। तो स्पेस सेक्शनीज में हमारा 3 चीज़ आ सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। एक होता है चांस ऑफ आयर apparent succeeding on the estate, दूसरा है चांस ऑफ अ रिलेशन obtaining a legacy on the death of a kinsman, और तीसरा है एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। चलिए अब हम तीनों कंडीशंस को धीरे धीरे डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला है चांस ऑफ एयर एपरेंट। एयर एपरेंट इज एपरेंटली एन एयर बट नॉट अ लीगल एयर। नाउ हमें पता है कि हमारे वंश में हम लोग को पता है कि हमारा जो लॉ, स्पेशली अमंग द हिंदूज या मुस्लिम्स में भी, हम लोग वंश के बेसिस पे डिवीजन करते हैं। वंश के कैटेगरी में जैसे बेटा है, बाप है, उसके बाद बेटा है या बेटी है, उसको प्रॉपर्टी मिल रहा है, इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं, सपोज़ हमारा किसी से खून का रिश्ता है नहीं, जो एक्स है उसका कोई खून के रिश्तेदार नहीं है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता इन द सेंस कि डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है, ना उसकी पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना माँ बाप हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी अगर जाएगी तो किसके पास जाएगी? तो ऐसा हम लोग उस तरह की प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा इस तरह का हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे, या फिर ऐसा है कि अभी जैसे 2 बच्चे हैं, तो एक के पास अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एक्स की, और उसका ए और बी 2 बच्चा है, अब ए को देगा कि बी को देगा, या हाफ हाफ शेयर करेगा, या किसी को ज़्यादा किसी को कम देगा, ये तो टोटली उनके कंसेंट के ऊपर है, एक्स के ऊपर है। तो हम लोग पहले से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना, हम लोग सोच तो सकते हैं कि इतना प्रॉपर्टी मिलने वाला है, लेकिन वो कितना मिलेगा वो हमें नहीं पता। तो से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे ए का 2 बच्चा है, एक्स और वाई। ए काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और उसे कुछ बहुत गंभीर बीमारी भी है, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है। अब एक्स क्या करता है कि ये सोचता है कि उसका बाप जो ए है वो बहुत जल्दी ही मरेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इनक्योरेबल डिजीज़, ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसको को ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं है। और वो क्या करता है, उसे पता है कि वो और उसका भाई एक्स और वाई दोनों उसके एयर है, तो वो उससे वंशज है, उसको ही वो प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो वो क्या करता है कि ये सोच के कि आधी प्रॉपर्टी तो मेरी ही होगी, वो अपने हिस्से का वो आधा
प्रॉपर्टी जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह का अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरह का जो ट्रांसफ़र किया जाता है, हो सकता है उसके डेथ के बाद, उसी समय उसके फादर की डेथ हो जाती है और बाद में वो प्रॉपर्टी ओरिजिनली सही मायने में उनकी हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र उस समय हुआ था जिस समय कि वो उसका था नहीं, उस समय वो एक्सपेक्टेशन था कि वो उसकी हो सकती है, तो इस तरह के ट्रांसफ़र को हम लोग इल्लीगल कहेंगे, वॉइड कहेंगे, और ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। सेकंड पार्ट है हमारा चांस ऑफ लीगेसी। चांस ऑफ लीगेसी का मतलब है कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि हम विल के द्वारा हमें कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो संभावना है कि कोई विल के द्वारा हमें कोई प्रॉपर्टी दिया जाएगा। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये एक वेल सेटल्ड लॉ है इंडिया का कि जब तक विल्स का, एक्चुअली नॉट इंडिया का, विल्स का एक वेल सेटल्ड लॉ है कि विल की ऑपरेशन उसी समय स्टार्ट होती है जब उस जो बनाने वाले की मौत हो जाती है, उसके डेथ तक वो उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहता है। तो अगर इसीलिए अगर हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति जो एग्जीक्यूट कर रहा है विल को बिफोर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, अगर उस जिसने बनाए हैं उसके डेथ से पहले ही वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये इस तरह के कंडीशन में हम लोग सिर्फ मानेंगे उसको चांस लिगेसी, यानी होने की संभावना है। सो ऐसा कोई भी चांस लिगेटी जो होता है जिसको सक्सेशन का चांसेस है, वो उस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। थर्ड पार्ट है हमारा एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। इसमें हमारा मतलब कोई भी अलग तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऐसा कोई है जहाँ से हमें कुछ इंटरेस्ट आ सकता है, कोई प्रॉपर्टी आ सकता है। जैसे अगर हम आप मछली पकड़ने जाते हैं और उससे पहले ही आप डील कर लेते हैं, जो मछली हमारी आएगी उसके आधा हम आपको बेच देंगे और उसके अगेंस्ट में आप उससे पैसे लेते हैं। तो आपको अभी तक पता नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपकी आने वाली है या नहीं है। तो इस तरह का चीज़ को भी हम लोग इस तरह की चीज़ में, क्योंकि ये सर्टेन नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो इस तरह का ट्रांसफ़र इज़ नॉट अलाउ। तो जैसे राइट टू रिसीव फ्यूचर ऑफरिंग्स, मतलब अगर टेम्पल में अगर हमारा कुछ ऑफरिंग्स होता है, उस तरह का फ्यूचर ऑफरिंग्स तो अनसर्टेन होता है, कितना चढ़ावा चढ़ेगा हमें तो पता नहीं है, तो ये अनसर्टेन होता है। तो इस तरह के अनसर्टेन चीज़ का हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इससे रेलिवेंट एक कैलकाटा हाई कोर्ट का डिसीजन भी है, पुंचा ठाकुर वर्सेस बिंदेश्वरी का, बहुत ही पुराना केस है, पुंचा ठाकुर वर्सेस बिंदेश्वरी। यहाँ पे ये कहा गया है कि राइट टू रिसीव फ्यूचर ऑफरिंग इज अनसर्टेन फ्यूचर इंटरेस्ट बिकॉज इट इज़ मेयरली अ चांस दैट अ वर्शिपर ऑफर समथिंग एट टेम्पल। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कितना करेगा या करेगा भी कि नहीं किसी तरह का दान। अभी तक हम लोग स्पेस सेक्शनीज़ की बात करते थे, तो स्पेस सेक्शनीज़ जो है वो मुस्लिम लॉ में भी ट्रांसफरेबल नहीं माना जाता है। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हमें पता है कि पंजाब में नहीं चलता, एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पंजाब के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो एप्लीकेबल है वहाँ पे भी हमारा स्पेस सेक्शनीज़ जो है एक नॉन ट्रांसफरेबल राइट है। लेकिन इंग्लिश लॉ में स्पेस सेक्शनीज़ वहाँ पे भी हम लोग मानते हैं कि ये एक नॉन ट्रांसफरेबल राइट है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ मेयर राइट ऑफ री एंट्री। राइट ऑफ री एंट्री जो हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न है, इसका मतलब होता है, राइट ऑफ री एंट्री का मतलब होता है राइट टू रिज्यूम पोजेशन। मतलब जो पोजेशन हमारा था पहले, जहाँ पे हमारा कब्ज़ा था, अगर वो नहीं हुआ, वो निकल गया किसी वजह से, और फिर से हमें जब वो राइट मिलता है, तो वो चीज़ को हम लोग कहते हैं री एंट्री। जैसे एक लैंडलॉर्ड जो है, एक मकान मालिक जो है, वो अपने घर को किसी किराएदार को देता है और उसको उसके साथ एक कंडीशन लगाता है। एक कंडीशन ये होती है कि टेनेंट जो है, किराएदार जो है, किसी भी तरह का उस घर में ऑल्टरेशन नहीं करेगा। और अगर वो इस कंडीशन का ब्रीच करता है, इस कंडीशन का उल्लंघन करता है, तो लैंडलॉर्ड के पास पूरा अधिकार है, पूरा राइट है
कि वो टेनेंसी को टर्मिनेट कर दे। एंड और टेनेंसी को टर्मिनेट करने से उसके पास क्या हो जाएगा, जो पोजेशन का राइट जो उसने ट्रांसफ़र किया था टेनेंट को, अब वो फिर से उसके पास आ जाएगा, वो भी क्या, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द टेनेंसी। तो ये आपका हो गया राइट ऑफ लैंडलॉर्ड, इस राइट ऑफ री एंट्री। आ, तो ये जो राइट ऑफ री एंट्री जो है, ये एक तरह का लाइसेंस है, पर्सनल लाइसेंस। दैट मीन्स व्हाट, ये एक तरह का लाइसेंस, हमें पता है कि लाइसेंस को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो ये एक पर्सनल लाइसेंस है और इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जब हमारा लैंड जो है ट्रांसफ़र हो जाता है लीज़ी के पास परमानेंट लीज़ में, तो राइट ऑफ री एंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है लैंड के साथ और लीज़ी के पास भी। चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। ए ने अपने घर को बी को किराए पे दिया। ए लेट हिज हाउस टू बी, द ड्यूरेशन ऑफ द टेनेंसी वाज 5 years, 5 साल के लिए दिया। और उनके साथ एक कंडीशन लगाया कि बी जो है अपने घर को, मतलब जो टेनेंट जो है, किराएदार जो है, उसको फर्दर किराए पे नहीं देगा, यानी सबलेट नहीं करेगा। और अगर वो इस तरह का कुछ भी करता है, ये जो एक्सप्रेस प्रोहिबिशन है, जो जो क्लियरली जिस पे प्रोहिबिट किया हुआ है, अगर वो इस काम को करता है तो इससे ए जो मकान मालिक जो है उसका टेनेंसी के राइट को टर्मिनेट कर सकता है, ख़त्म करेगा, और उसके पास राइट ऑफ री एंट्री है। तो ऐसा होता है कि बट ड्यूरिंग द टेनेंसी, मतलब कि वो 5 साल के दौरान ए जो है ये घर सी को बेच देता है, मकान मालिक उस घर को ही बेच देता है। नाउ ये जो राइट है, ए हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द टेनेंसी ऑफ बी बिकॉज ए ट्रांसफर्स टू सी नॉट ओनली द राइट ऑफ री एंट्री बट ऑल्सो इंटरेस्ट ओनरशिप टू सी। लेकिन ये राइट ऑफ री एंट्री को सिर्फ हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होगा तो ये ऑटोमेटिक ये इंटरेस्ट जो है, ये प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ जो इंटरेस्ट है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक और एग्जांपल लीजिए। ए ने लीज किया अपने लैंड को बी को फिर से 5 साल के लिए। वहाँ पे वही कंडीशन लगा हुआ है कि जो ज़मीन उसने लिया है उसमें वो कुआं नहीं खोद सकता, दे कैन नॉट डिग अ वेल। तो बी क्या करता है, तो यानी किराएदार वही करता है जो मना किया गया था, यानी वो कुआं खोद देता है। अब ए बोलता है सी को, यानी मकान मालिक एक थर्ड पर्सन को बोल रहा है कि उसने वहाँ कुआं खोदा, दैट मीन्स उसने अपना कंडीशन का उल्लंघन किया। तुम जाओ और जाके उसका पोजीशन ले लो, पोजीशन ले लो इन द सेंस वहाँ से बी से पोजीशन ले लो। तो यहाँ पे ए का राइट था, ये उसको बी सी को अपने बिहाफ में नहीं बोल रहा है, वो सी को डायरेक्टली वो रेंट पे लगा दे रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे री एंट्री का राइट था। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो री एंट्री का राइट ओनर को था, तो वो उस पर्टिकुलर राइट को सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, और यहाँ सी का कोई हक नहीं है कि वो वहाँ जाके दखल ले। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज सी, ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। तो पहले समझते हैं ये है क्या, इस कंसेप्ट को समझते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। राम है, राम का एक घर बना हुआ है और उसके सामने वाले घर ज़मीन खाली पड़ी है, कुछ ज़मीन खाली है, और वहाँ पे एक एडजॉइनिंग घर है जिसमें श्याम रहता है। अब राम के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपने घर से निकल के ज़मीन बाहर मेन रोड तक जाए। तो वो क्या करता है, श्याम, अब श्याम को पता है कि उसके पीछे एक घर बन रहा है और उसे एक रोड की ज़रूरत है, तो श्याम उस घर को कुछ जगह छोड़ देता है ताकि वो पीछे वाला जो है राम जो है वो आना जाना कर सके। अब जो ये जो राइट है जो कि राम यूज़ कर रहा है श्याम की प्रॉपर्टी में, उस तरह के मैंने सामने वाले घर के प्रॉपर्टी को जो पीछे वाले घर का ओनर यूज़ कर रहा है, जो लैंड की उसका नहीं है, तो वो जो राम है, राम जो हो गया उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कहलाएगा डोमिनेंट हेरिटेज। और जिसकी प्रॉपर्टी को वो यूज़ कर रहा है अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, यानी श्याम की प्रॉपर्टी हो गई सर्विएंट हेरिटेज।
तो और जो ये राइट टू वे है, उसको अगर कोई और रास्ता होता जिससे वो निकल सकता, तो ये श्याम देने के लिए मजबूर नहीं था। इस तरह का राइट देने के लिए श्याम तभी मजबूर होगा, सामने वाला मकान मालिक तभी मजबूर होगा जब पीछे वाले के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। से फॉर एग्जाम्पल जब बना था तब उस टाइम में उस तरफ दूसरे तरफ से राम का जाने आने का जगह था, तो भूकंप लैंडस्लाइड हुआ, वो जगह टूट गया, अब वहां से जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अब इसे एक ही रास्ता बच रहा है कि शाम की ज़मीन के ऊपर से जाए। तो ये जो राइट टू वे है, दूसरे के ज़मीन से हमारा रास्ता निकल के आ रहा है, इसको हम लोग ईजमेंट्री एक्ट राइट कहते हैं। तो अब ये इसको एंजॉय कौन कर रहा है? राम कर रहा है, यानी पीछे वाले घर में जो रहता था। तो ये एंजॉय तो वही कर रहा है, राम कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है कि वो अपने प्रॉपर्टी का, अपने घर का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ले सके। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो राइट है वो एक्चुअली पर्सनल राइट नहीं है, वो ओनर का पर्सनल राइट नहीं है। ये राइट जो है वो प्रॉपर्टी का राइट है। तो अगर वो पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाता है, वो डोमिनेंट प्रॉपर्टी हेरिटेज जो प्रॉपर्टी है, वो अगर पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये राइट ऑफ ईजमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन राम ये नहीं कर सकता है कि जो श्याम उसको बेनिफिट दिया हुआ है, ईजमेंट्री राइट दिया हुआ है, वो सिर्फ उस राइट को ट्रांसफ़र करे। तो इस तरह का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, जहाँ पे आपका ओनर का अपना इंजॉयमेंट का राइट ही रेस्ट्रिक्टेड है। वो कुछ लिमिटेड यूटिलाइजेशन के लिए वो प्रॉपर्टी जिसके पास है वो यूज़ कर सकता है, तो वो उसको ट्रांसफ़र कैसे करेगा? से फॉर एग्जांपल हम लोग एक केस लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं कि ए अपने घर को बी को देता है एक हफ्ते के लिए, ताकि बी अपनी बेटी की शादी वहाँ पे कर सके। बी क्या करता है, वो अपना राइट जो है, वो एक हफ्ते के लिए वो घर उसके पास है, तो वो घर को वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है, वो पोजीशन को वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि सी अपने बेटे की शादी वहाँ पे कर सके। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन किया गया है, पोजीशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनरशिप का नहीं। फिर भी जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो ट्रांसफ़र को पोजीशन हुआ है बी के द्वारा सी को, ये इनवैलिड है, क्योंकि बी का जो इंटरेस्ट है उस घर के प्रति, उसका जो राइट है, टाइटल है उस घर के प्रति, वो लिमिटेड है। ए ने उसको लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है, यानी ए ने उसे एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो घर दिया है, तो वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इस पे एक केस है के बालाकृष्णन वर्सेस के कमलन। ये केस आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी अदर केसेस भी हैं, जैसे मुस्लिम्स में एक कंसेप्ट है खर्चाए पानदान, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स यू कैन से द पेमेंट ऑफ पॉकेट मनी टू द वाइफ्स। मुस्लिम वाइफ, एक अलाउंस ग्रांट किया जाता है, अलाउंसेस ग्रांटेड बाय हस्बैंड टू अ मुस्लिम राइट वाइफ। तो ये जो खर्चाए पानदान है, ये टोटली एक पर्सनल नेचर का है, ये इस व्यक्ति, उस लेडी को दिया जा रहा है। तो ये आप कह सकते हो, अगर वो चार्ज भी कर दिया गया कि एक प्रॉपर्टी है, उससे जितना भी खर्चा आएगा, जो भी प्रॉपर इनकम होगा, वो जो है वाइफ अपने यूज में रखेगी, तो ये खर्चे पानदान का ही एक हिस्सा माना जाएगा, यानी उस प्रॉपर्टी को चार्ज कर दिया गया मेंटेनेंस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट लेडी। तो ये जो चार्ज है, ये एक पर्सनल राइट है। तो इस तरह के राइट्स जिसमें हमारा ये पूरी तरह हमारा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो इस तरह का इंटरेस्ट जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है, हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। राइट टू मेंटेनेंस एक बेसिकली एक रेस्ट्रिक्टेड राइट है। ये एक इंडिविजुअल को बेनिफिट दिया जाता है। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेक्शन 6 क्लॉज डी कि हमारा कोई भी रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसी तरह कैलकाटा हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने दो व्यूज़ दिए हैं फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में, और उसने कहा कि ये जो है फ्यूचर मेंटेनेंस, जो चाहे वो कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाए या कोई पर्सनल लॉ की तरह हो या पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से हो, ये एक पर्सनल राइट है। तो पर्सनल राइट है, तो हम इस तरह के राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसी तरह मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस when granted under a decree of the court was secured right and was
ट्रांसफरेबल। सो ये दोनों अलग अलग तरह के व्यूज़ मिले थे हमें। एक 1910 की केस है, एक 1911 की केस है। कैलकाटा ने कहा कि ये एक नॉन ट्रांसफरेबल राइट है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक ट्रांसफरेबल राइट है अगर मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया गया। तो ये सारा सॉल्व किया गया, क्लॉज डी को ऐड किया गया अमेंडमेंट एक्ट 1929 के द्वारा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, यानी कोई आपकी मेंटेनेंस करने वाला है, ये वाला जो राइट है ये एक नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, चाहे वो कोर्ट के द्वारा ही ग्रांट किया गया क्यों ना हो। दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसे राइट्स की बात की जो कि ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं हैं, और इसका प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 6 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। जैसे हमारा स्पेस सेक्शनीज़ हुआ, राइट टू री एंट्री हुआ, ईजमेंट हुआ डोमिनेंट हेरिटेज को छोड़कर। अगर डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफ़र होता है तभी ईजमेंट राइट ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस पे बात किया है आज हमने, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट है। ये सबको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये आपके एक्सेप्शनल ग्रुप में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी जनरल रूल ये होता है कि वो ट्रांसफरेबल होता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से ज़रूर जाए। थैंक यू ऑल।